हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी थर्ड ईयर का जो टॉपिक पढ़ रहे थे आपका क्वांटम मैकेनिक्स, जो बुक पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें हमने हार्मिटिक संकारक और कुछ इसके अलावा और चीज़ें हमने पढ़ी थी, बेसिक चीज़ें जो आपकी थी। हार्मिटिक संकारक का जो एक थ्योरम था या उसकी एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे कि जो हार्मिटिक संकारक होता है उसके लिए जो आपके आइगन मान होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। हार्मिटिक संकारक के लिए जो आपके आइगन मान होते हैं वो वास्तविक होते हैं। इसके लिए हमने कुछ चीजें मानकर इस चीज को प्रूफ किया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो आपका दूसरा प्रॉपर्टी है या दूसरी थ्योरम हम कह सकते हैं हार्मिटिक संकारक के लिए, वो प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो आपको यहाँ पे लांबिकता का गुण जो होगा वो प्रूफ करना है कि हार्मिटिक संकारक जो होंगे, हार्मिटिक संकारक जो होगा उसके लिए जो आपके आइगन मान, हार्मिटिक संकारक जो है उसके लिए यदि आइगन मान क्या हो आपके अलग अलग हो, ठीक है। हार्मिटिक संकारक के लिए आइगन मान जो है वो अलग अलग है, तो जो आपके तरंग फलन होंगे वो क्या होंगे, लांबिकता के गुण को प्रदर्शित करेंगे, यानी कि एक दूसरे के क्या होंगे, वो लंबवत होंगे। इस चीज को आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम बात करें कथन की, और उसके बाद में फिर बात करेंगे उसके डेरिवेशन की, किस तरीके से आपको डेरिवेशन करना है यहाँ पे। तो कथन की बात की जाए तो कथन आपको किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे हमको जो सेकंड थ्योरम हमारी प्रूफ करनी है हार्मिटिक संकारक के लिए, उसका कथन कुछ इस तरीके से होगा कि हार्मिटिक संकारक आपके पास में कोई है और उसके संगत क्या है, हमारे पास दो तरंग फलन है, ठीक है। और इन तरंग फलनों के लिए जो आइगन मान है, ठीक है, हार्मिटिक संकारक को क्या करता है, इन तरंग फलनों के ऊपर आरोपित करते हैं, संक्रिया करवाते हैं, तो हमको क्या मिलेंगे, आइगन मान और आपका फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो आइगन मान है ये तो आपके अलग अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आइगन मान है हमारे पास वो क्या है, अलग अलग होंगे, और इन आइगन मानों के संगत जो आपका वेव फंक्शन होगा, तरंग फलन होगा, वो क्या होगा, लांबिकता का गुण शो करेगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले हम जो चीज दे रखी है उसको किस तरीके से मानना है, तो मान लिया हमारे पास एच कैप क्या है, एक हार्मिटिक संकारक है। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि हमारे पास हार्मिटिक संकारक जो है वो है आपका एच कैप, और दो हमने मान लिया यहाँ पे आइगन मान, एक तो मान लिया ई एन और दूसरा मान लिया आपका ई एम। ई एन जो है उसके संगत हम मान लेते हैं आपका क्या है, आइगन फलन क्या है, साई एन, इसके संगत मान लो साई एन, इसके संगत मान लो साई एन, ठीक है। एक हार्मिटिक संकारक हमने मान लिया एच कैप है, और दो आइगन मान हमने मान लिए, दोनों मान आपके अलग अलग है, दोनों मान एक समान नहीं है, डिफरेंट है दोनों वैल्यूज, ई एन और ई एम। और ई एन के संगत हमने मान लिया आइगन फलन क्या आपका साई एन, और जो ई एम है उसके संगत आपका जो
तरंग फलन है या आइगन फलन है वो है आपका EM। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि दोनों जो तरंग फलन होंगे आपके साई1 और साई ये क्या होंगे, लांबिक होंगे, लांबिकता का गुण यहाँ पे शो करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम बात करें हर्मिटियन संधारक की परिभाषा, ठीक है, जितना कर लिया। इसके बाद हर्मिटियन संधारक की परिभाषा, तो हर्मिटियन संकारक की परिभाषा के आधार पर क्या लिखा हमने, H कैप, ठीक है। क्या थी डेफिनेशन आपकी, डेफिनेशन किस तरीके से, आपकी जो परिभाषा थी वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जो मैंने राइट का साइन लगाया हुआ है कि इंटीग्रेशन करना है आपको इंटीग्रेशन करना है आपको किसके लिए, सापेक्ष v के सापेक्ष, ठीक है। और आपका एक एफ साई का पूरा कॉन्जुगेट बनेगा और फाई dv होगा। इसके इक्वल में क्या होता है आपका साई स्टार एक एफ फाई dv। तो इसी के आधार पर हमने क्या लिखा है, इस समीकरण नंबर 1 को लिखा। एक कैप तो हो गया आपका एच कैप के बराबर, साई जो है वो साई एन मान लिया हमने, और जो फाई है वो मान लिया हमने साई एन है। इसी तरीके से आपका RHS बनेगा। तो ये तो होगी हर्मिटियन संकारक के लिए परिभाषा के आधार पर इक्वेशन बन गई हमारी। अब क्या कर सकते हैं हमको पता है आइगन मान समीकरण क्या होती है हमारी। तो आइगन मान समीकरण की बात करें, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका आइगन मान समीकरण, यदि H कैप को मैं साई एन के ऊपर आरोपित करूँगा, मान लगाता साई एन। यदि H कैप को आप साई एन के ऊपर आरोपित करोगे, मान लगाएगा आपका साई एन, ठीक है। आइगन मान समीकरण क्या थी आपकी, ए कैप साई इक्वल टू स्मॉल a इंटू साई। तो उसी तरीके से अगर H कैप को मैं साई एन के ऊपर आरोपित करूंगा तो जो फंक्शन था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपका आइगन मान भी मिल जाएगा En, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं H कैप को आरोपित करूं साई एम पर, तो जो आपका आइगन फलन था साई एम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या मिल जाएगा आइगन मान Em। तो इन दोनों वैल्यूज को आप समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, क्योंकि ये चीज हमको क्या होती है, पता होती है आइगन मान समीकरण के आधार पर। तो पहली चीज आपको चाहिए यहाँ पे कॉन्जुगेट के रूप में, ठीक है। पहली चीज जो पैरेंट डिवीजन आपका लेफ्ट साइड में, उसके अंदर क्या चाहिए, H साई एन का कॉन्जुगेट चाहिए। तो कॉन्जुगेट चाहिए मतलब जो मान हमारे पास में है आइगन मान समीकरण के अंदर En साई एन, वो वाला मान आप यहाँ पे रखोगे और उसका कॉन्जुगेट निकालोगे। तो कॉन्जुगेट निकालने के साथ ही आप क्या करेगा, ये हो जाएगा, इस मान को आप यहाँ पे रख रहे हो, ये हो गया En स्टार साई एन स्टार साई एन। ये मान आपके पास में होगा, ये मान कहाँ से लगा हमने, इस वैल्यू से लगा हमने। पहले तो क्या हो जाएगा En साई एन, और फिर इसका कॉन्जुगेट भी निकालना है, तो मैंने कॉन्जुगेट निकाल दिया En स्टार साई एन स्टार। साई एन ऐसे कैसे, dv कैसे कैसे, यहाँ पे साई एन स्टार बिल्कुल एग्रीगेट। H साई एन की बात करूँगा, H साई एन की मान हो जाएगा En साई एन, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, जो इससे पहले हमने चर्चा की थी, उसमें क्या किया था कि हमारा जो मान होता है, चाहे मैं कॉन्जुगेट की बात करूँ चाहे मैं वास्तविक वैल्यू की बात करूँ, ठीक है। ये हमने लास्ट थ्योरम के अंदर प्रूव किया था कि हमारा जो आइगन मान होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये जो कॉन्जुगेट था इसको रियल नंबर में चेंज कर सकते हो उस प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक भाई। लास्ट वाली प्रॉपर्टी में, लास्ट वाली प्रमेय के अंदर हमने पढ़ा था कि आइगन मान जो होते हैं हर्मिटियन संकारक के, क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, यानी ये वाली चीज हमने प्रूव की थी। तो अगर उस चीज का हम यहाँ पे यूज करें तो उसका ये वाला मान किसके बराबर हो जाएगा,
ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि ई एन के बराबर हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया ई एन के बराबर, ये वाली समीकरण बन जाएगी हमारे पास में। ठीक है, इतना कर दिया। अब इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार वापस देखो फिर लिखेंगे। पहले क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि अलग अलग अगर आइगन मान आपके पास में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अगर आइगन वैल्यू हमारे पास में है तो उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत आपका जो मान होगा, तरंग फलन जो होगा वो क्या होगा, लंबिक होंगे, दोनों एक दूसरे के लंबिक होंगे। जैसे अगर साइन और साइन माना हो तो ये दोनों क्या करेंगे, लंबिक ऑर्थोगोनल कंडीशन को शो करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या माना, एच के अंदर लंबी संदर्भ मान लिया और दो आपके आइगन मान मान लिए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ई एन और ई एम। तो सबसे पहले बात की हमने हर्मिटियन संकलन की डेफिनेशन क्या करता है, ये वाली समीकरण बन जाएगी अभी। अब यहाँ पे ये वाली चीज और ये वाली चीज कहाँ से लाओगे, तो आइगन मान समीकरण से लेके आओगे, ये दोनों आइगन मान समीकरण होगी। जैसा आपका डेफिनेशन है वैसे वैसे आपने मान रख दिया। एच साइन का मान रखोगे, ई एन साइन यहाँ पे रखोगे और उसका कॉन्जुगेट निकालोगे, ई एन स्टार साइन स्टार है आपके पास में। ठीक है, फिर ये सारे मान ऐसे कैसे रहेंगे, यहाँ पे रखोगे एच साइन का मान, तो एच साइन का मान ई एन साइन, ये दोनों हो जाएंगे, दोनों रख दिए यहाँ पे। इसके बाद में पहली वाली प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, पहले थ्योरम का हमने यूज किया यहाँ पे, पहले हमेशा उसमें पढ़ा था हमने आइगन मान जो होते हैं यहाँ पे हर्मिटियन संकलन के लिए वो क्या होता है, वास्तविक होता है। तो ए स्टार यानी कि आपका ए के बराबर होगा, तो यहाँ पे मैंने ई एन स्टार जो आ रहा था उसको ए के बराबर कर दिया। अब इस वाली चीज को इधर लेके आऊंगा, इस वाली चीज को जो आपका राइट साइड में जो पद है उस पर को आप इधर लेके आओगे और कैलकुलेशन बनाओगे। तो करो कैलकुलेशन, ये वाला पद आपका इस तरफ लेके आओगे, ये हो गया आपका ई एन में बात करते हैं, ये हो गया आपका साइन स्टार साइन बी। ठीक है, ई एन ले लिया हमने बाहर, साइन स्टार साइन बी और ये हो जाएगा माइनस का ई एन साइन स्टार साइन बी इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें हमने एक साथ कर दी, दोनों में से कॉमन आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैंने कॉमन ले लिया, ई एन माइनस ई एन ठीक है, इसको इधर ले लिया, फिर आपका दोनों ये वाला मान हो जाएगा, दोनों में से जो कॉमन आ रहा था वो हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन वाला पद हमारा कॉमन आ रहा है और ये वाली चीज आप कैसे होगी, ए माइनस बी है। ठीक है, अब दो चीजें आपकी मल्टीप्लाई के अंदर आ रही है, एक्स इंटू वाई, तो या तो एक्स जीरो या फिर वाई जीरो। ठीक है, या तो एक्स जीरो या वाई जीरो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस पद को अगर हम जीरो करते हैं, ठीक है, ई एन माइनस बी एन, यदि आप ए माइनस बी एम वाले पद को जीरो के बराबर करते हो तो आपका क्या आता है, ए एम बराबर है, जो कि क्या आता है आपका हमें ए एम बराबर बी एम। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बोल दिया कि हमारे आइगन मान क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। और यहाँ पे मैं मिल रहा आपको सेम, इस कंडीशन के साथ क्या मिल रहा है आपको सेम, मतलब ये वाली चीज हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अगर ये मान लो तो आपका ये वाला मान कभी भी आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि हम इस क्वेश्चन वाले पद को जीरो करते हैं तो आपका ई एन बराबर ये आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो माना हुआ था वो जस्ट इसका अपोजिट था। अगर सेम चीज मिल जाती तब तो हम इसको मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपोजिट मान मिल रहा है, मतलब ये जो मान मिलेगा ये मान आपका गलत होगा, तो इसको हम जीरो नहीं कर सकते। तो जीरो क्या होगा, जीरो होगा आपका ये वाला पद, और अगर ये जीरो हो गया तो ये ही हमको प्रूफ करना था, जो कि लाभनिकता का गुण कहलाता है। तो ई एन माइनस क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो लेना है, ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो कर देना, ये तो जीरो नहीं होगा, तो जीरो क्या होगा फिर, ये इंटीग्रेशन वाला पद, तो इंटीग्रेशन वाला पद जीरो होगा, तो ये समीकरण बन जाएगा और यही हमारा क्या होता है, इस लाभनिकता के गुण को प्रदर्शित करता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है ए डॉट बी अगर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट है और ए डॉट बी है, कॉस 90 रखते हो जीरो होता है, तो मतलब क्या बताते हो वहां से कि वो दोनों जो वेक्टर होते हैं हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर वो क्या होता है,
लंबवत होते हैं। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे है कि यदि आप साइन और साइन दो तरफ माने उनका इंटीग्रेशन आपका जो है 0 आ जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं लाम्बिकता। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी के अंदर ये वाली कंडीशन आपको बताती है लाम्बिकता की प्रॉपर्टी को, लाम्बिकता की और यदि ये वाला मान आपका किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, ये जो मान आ रहा है जिसमें आपका मिल रहा है इक्वल में वो अगर मिल जाए 1 तो उस कंडीशन को बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन असामान्यीकृत अवस्था। यदि ये मान आपका किसके बराबर आ जाए, ये कंडीशन अगर हमारे पास आती है तो इसको बोला जाता है असामान्यीकृत। इसको बोला जाता है प्रसंबंधित अवस्था। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। यदि आपका दो फंक्शन आपके पास में है और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो आप आयतन के सापेक्ष और उसका मान 0 आ रहा है तो वो दोनों तरफ फलन क्या होंगे आपके लाम्बिक होंगे। यदि इन दोनों का मान आ रहा है आपका 1, ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन करोगे v के सापेक्ष और उसका मान आ रहा है 1 तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी नॉर्मलाइजेशन यानी कि प्रसंबंधित अवस्था। तो दो प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे पढ़नी थी हर्मिटियन संकारक के लिए। पहला हमने पढ़ा कि जो हर्मिटियन संकारक होता है उसके लिए जो आइगन मान होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वास्तविक होंगे, रियल नंबर होंगे, जो हमने प्रूव भी किए थे a स्टार इक्वल टू a के रूप में। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी कि अगर आपके पास हर्मिटियन संकारक के लिए डिफरेंट अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं, आइगन मान है आपके पास, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रूफ करोगे कि जो हम इन आइगन मानों के संग जो आपके आइगन फलन होंगे वो दोनों क्या होंगे, लाम्बिक होंगे, लाम्बिकता के नियम को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा लिखी। परिभाषा में जो चीजें हमारे पास थी, एच कैप था, EN था, EM था। EN और EM क्या थे आपके आइगन मान। एच कैप क्या था, हर्मिटियन संकारक। तो जो हर्मिटियन संकारक की डेफिनेशन होती है उसके अंदर दोनों मान लग गई। फिर यूज किया आपने किसका, आइगन मान समीकरण का। आइगन मान समीकरण का यूज करने के बाद में जो हमारे पास कैलकुलेशन बनती है वो कैलकुलेशन की कुछ इस तरीके से आपका कैलकुलेशन बनेगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे जो हमको समझनी थी वो ये समझनी थी कि यदि आप EN माइनस EM वाले पद को, EN माइनस EM वाले पद को अगर 0 करते हो तो ये दोनों चीजें जो आपके आइगन मान थे ये दोनों बराबर आ जाते हैं। बट जो माना था वो इसका जस्ट अपोजिट था, इसलिए ये आप नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं होगा आपका। तो मान जो होगा वो आपका साई एन और साई एन दोनों जो तरंग फलन होंगे वो लाम्बिकता के गुण को प्रदर्शित करेंगे और ये रिजल्ट दोनों भी पता होने चाहिए। अगर लाम्बिक है मतलब 0 होगा, अगर आपका प्रसंबंधित की कंडीशन लगा रहे हो आप तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये दोनों चीजें। अब नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे आता है आपका प्रत्याशा मान। तो प्रत्याशा मान की अगर हम डेफिनेशन देखें तो आप सब लोगों ने प्रत्याशा मान को पढ़ा हुआ है। क्या होता है प्रत्याशा मान? एक एवरेज वैल्यू हम इसको बोल सकते हैं, औसत मान। अगर हम यहाँ पे क्वांटम की बात करें तो कोई आपका संकारक होगा, उस संकारक के लिए हम अगर एवरेज वैल्यू निकाल लें तो वो कहलाएगा आपका प्रत्याशा मान। अब एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एवरेज होता है हमारा राशियों के योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम स्थिति और जो आपके निर्देशांक होंगे उनके बीच में हम यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हैं, या फिर सीधी सीधी डेफिनेशन देना चाहूँगा तो किसी संकारक के लिए प्रत्याशा का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, बेसिक चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्याशा मान का शाब्दिक अर्थ आप यहाँ पे ले सकते हो एक एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू किसके लिए निकालोगे, जो ऑपरेटर हम यहाँ पे लेके चलेंगे। जैसे स्थिति के लिए आप लेके चलोगे तो स्थिति के लिए प्रत्याशा मान हो जाएगा आपका, अगर ऑपरेटर आप स्थिति को मान के चल रहे हो तो स्थिति के लिए प्रत्याशा मान हो जाएगा। अगर आप इसको मान के चल रहे हो संवेग के लिए तो संवेग के लिए मान हो जाएगा। अगर आप इसको मान के लिए चल रहे हो एनर्जी के लिए तो एनर्जी के लिए मान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम
जितने भी वेरिएबल आपके होंगे, डायनेमिक वेरिएबल, गतिकीय चर जितने भी होंगे क्वांटम के अंदर जिनका हम यूज करते हैं, जिन चीज़ों को हम क्वांटम के अंदर गतिकीय चर के रूप में डिफाइन करते हैं, उन सभी के लिए प्रत्याशा मान का फॉर्मूला कुछ आप इस तरीके से दे सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले आपके प्रत्याशा मान को प्रदर्शित करते हैं, चाहे आप उस तरीके से लिखो चाहे आप इस तरीके से लिखो, दोनों में से कोई सा भी आपका जो तरीका आप यूज करना चाहो वो कर सकते हो। दोनों ही किसको बताएंगे, प्रत्याशा मान के मैथमेटिकल गणितीय प्रारूप को बताएंगे। ठीक है, बेसिक जो है आपका, अगर उसके बजाय इसको याद रखो तो ये यहाँ पे अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी डेफिनेशन की बनाना चाहूँ तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे किसकी कोई आपका गतिकीय चर है एक है, ठीक है, कोई गतिकीय चर है, कोई गतिकीय चर राशि हमारे पास में, और उसके लिए संकारक हम यूज कर रहे हैं आपका ए कैप, कोई भी हो सकता है, डायनेमिक जैसे आपका स्थिति हो सकता है, संवेग हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, कुछ भी आपका वेरिएबल हो सकता है, डायनेमिक वेरिएबल गतिकीय चर हो सकता है। तो उसके लिए जो हमारा यहाँ पे प्रत्याशा मान निकाला जाएगा वो कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा। तो ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जब आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल बनेगा इस टॉपिक के लिए, तो सबसे पहले वो क्या देगा, साई देगा। ठीक है, साई आपको देगा, तरंग फलन आपको देगा, तो उससे पहले तो क्या निकालोगे, साई स्टार निकालोगे, जो फंक्शन दिया हुआ है। जैसे मान लो मैं साई आपको दे दिया उसमें e की पावर आयोटा x, ठीक है, साई उसने दे दी आपको e की पावर आयोटा x। आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले के अंदर साई स्टार भी चाहिए, साई तो दे ही दिया, साई स्टार भी चाहिए, तो साई स्टार इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, संयुग्मी निकालोगे, तो संयुग्मी क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, संयुग्मी क्या हो जाएगा, अगर आयोटा है तो माइनस का आयोटा बन जाएगा आपका उसका कॉन्जुगेट के अंदर, अगर अगर माइनस होता तो साई स्टार क्या हो जाता, पॉजिटिव के अंदर आ जाता, e पर आयोटा kx हो जाता। तो दोनों चीजें हो जाएगी आपके पास। क्या देगा वो, साई देगा, साई स्टार निकाल लिया। अब सबसे पहला काम, जब आप प्रत्याशा मान निकालोगे तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो हर के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसका कैलकुलेशन सबसे पहले करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, सर्वप्रथम जो कैलकुलेशन करना है, जब भी न्यूमेरिकल दिया जाए तो साई दिया जाएगा, साई स्टार आपको निकालना होगा, दोनों वैल्यू निकालनी। तो जो हर के अंदर आ रहा है साई स्टार साई डीवी और इंटीग्रेशन, इस वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करोगे दोनों चीजें अप्लाई करके। अगर ये मान, ठीक है, जो चीज बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, अगर ये जो आपका हर के अंदर मान आ रहा है, इसका मान अगर आपको मिल जाए एक, तो ही आप आगे उस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करोगे, अन्यथा वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मतलब आपका आंसर नहीं आएगा। अगर मान लो ये 0 आ रहा है तो फिर क्या मतलब है इसको सोल्व करने से, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना हमेशा कि जब भी आपका न्यूमेरिकल बने, किसके लिए, प्रत्याशा मान के लिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए, तो आप क्या क्या करोगे, सबसे पहले साई स्टार दिया होगा तो उसे सबसे पहले अगर साई दिया होगा तो उससे साई स्टार निकालोगे, और जब ये दोनों मान आ जाएंगे तो हम हर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगर ये मान 1 आ जाता है तो ही आपका पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादातर केस के अंदर हमेशा 1 होगा, 90% जो केस मिलता है उसके अंदर आपकी वैल्यू आती है हर के अंदर हमेशा 1, और अगर ये 1 आ गई तो फिर किसका कैलकुलेशन करना होता है, फिर केवल इस अंश का कैलकुलेशन करना होता है आपका, ठीक है। अब अंश का कैलकुलेशन जैसे जैसे समीकरण कह रही है वैसे वैसे करते जाओ, फिर लास्ट में करना है आपको इंटीग्रेशन, लास्ट में जो भी करना होगा वो इंटीग्रेशन करना होगा। पहले जैसे आपका फॉर्मूला बताता जा रहा है, पहले क्या करना है आपको,
ये वाला मान निकालना, ठीक है। इन दोनों मानों को निकालने के बाद जो वैल्यू है उसको साइज का से मल्टीप्लाई करना और फिर आपका b के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो प्रत्याशा मान का शाब्दिक अर्थ हम यहाँ पे ले सकते हैं एवरेज वैल्यू से कि क्वांटम यांत्रिकी अगर हम बात करें तो क्वांटम यांत्रिकी में जितने भी आपके गतिकीय चर होंगे उन सभी के लिए जो फॉर्मूला बनेगा प्रत्याशा मान का वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ए आपका गतिकीय चर जो है उससे संबंधित संकारक हो जाएगा। तो ये तो बात कर ली हमने। अब दूसरी बात करें हम यहाँ पे कि जैसे मैं आपसे कहूँ गति के लिए प्रत्याशा मान का फॉर्मूला क्या होगा, गति के लिए प्रत्याशा मान का फॉर्मूला क्या होगा। तो गति आपको क्या लिखते हो, गति सॉरी आपका अगर स्थिति के लिए प्रत्याशा मान पूछा जाए, स्थिति क्या होती है, गति के लिए एक वैल्यू होती है, वेरिएबल चर होता है। तो अगर स्थिति के लिए आपको प्रत्याशा मान निकालना है तो स्थिति के लिए प्रत्याशा मान का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर स्थिति यानी कि पोजीशन वेक्टर होता है आर वेक्टर, तो यहाँ पे मैं उसके अनुदेश मान लूंगा आर कैप, तो यहाँ पे रहेगा इधर आर कैप, उधर भी बीच में आपका आर कैप हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ अक्षों के अनुदेश मुझे निकालना है, अगर मुझे अक्षों के अनुदेश प्रत्याशा मान निकालना है तो अक्षों के अनुदेश क्या होता है आर वेक्टर के अंदर एक्स आई कैप, वाई के कैप और जेड के कैप। तो अगर एक्स के अनुदेश निकालोगे एक्स कैप लिख देना एक ही जगह, अगर वाई के अनुदेश निकालोगे तो वाई कैप लिख देना और जेड के अनुदेश निकालोगे तो जेड कैप लिख देना, ठीक है। तो अगर बात की जाए आपकी स्थिति के लिए प्रत्याशा मान की, अगर पूरे स्थिति की बात कराए तो एक ही जगह आर लिख देना। अगर बात करें आपको अक्षों के अनुदेश तो लिख दोगे आप एक्स वाई और जेड। एक्स के अनुदेश बात करें एक्स लिख दोगे, वाई के अनुदेश बात करें वाई लिख दोगे, जेड के अनुदेश बात करें जेड लिख दोगे। सिर्फ इस एक ही जगह बात करनी है, सिर्फ इस एक ही जगह बात करनी है, ठीक है। स्थिति के लिए अगर एक्स अक्ष के अनुदेश आप प्रत्याशा मान निकाल रहा हूं तो आपका इधर भी एक्स और इधर भी एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से वाई का देना और इसी तरीके से जेड का देना। अब इसके बाद में बात करें हम तो स्थिति के लिए होगी बात, इसके बाद बात करें संवेग के लिए। तो संवेग जो होता है, संवेग जो होता है पी वेक्टर होता है, ठीक है। और इस पी वेक्टर के लिए जो आपका संकारक होता है, इस पी वेक्टर के लिए जो संकारक होता है किसके अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम यांत्रिकी के अंदर क्या होता है आपका पी वेक्टर की बात करूं तो ये होता है माइनस का होता है इसका डेल वेक्टर, ठीक है। पी वेक्टर की अगर बात करें तो पी वेक्टर जो होता है आपका ऑपरेटर के रूप में क्या होता है माइनस का होता है एच का डेल वेक्टर। अब डेल तो पता है क्या होता है हमारा सदिशों वाला संकारक होता है ना। तो अगर मैं पी के अनुदेश निकालूंगा यहाँ पे पी का, यहाँ पे पी का और पी का मान माइनस आएगा एच का डेल, पी के की जगह क्या रखूंगा माइनस आएगा एच का डेल, ठीक है। अब ये तो मान हो गया पूरा पी के अनुदेश। अगर मैं पी एक्स निकालना चाहूँ, पी वाई निकालना चाहूँ, पी जेड निकालना चाहूँ, एक्स के अनुदेश, वाई के अनुदेश और जेड के अनुदेश संवेग निकालना चाहूँ और उस संवेग के अनुदेश प्रत्याशा मान निकालूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ये पी वेक्टर था, यहाँ से पी एक्स निकालना, पी वाई निकालना, पी जेड निकालना, यह रहेगा माइनस का एच का डेल अपॉन डेल एक्स, यह रहेगा माइनस का एच का डेल अपॉन डेल वाई और यह रहेगा माइनस का एच का डेल अपॉन डेल वाई। तो x के अनुदेश अगर आप मान निकालो तो px आपका संकारक के रूप में हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। पी वाई भी कुछ इस तरीके से होगा बट वहाँ पे वाई आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, और पी जेड भी कुछ इस तरीके से होगा बट वहाँ पे आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई। तो जब आप संवेग के लिए प्रत्याशा मान लिखोगे तो ये वाला हो जाएगा पूरे संवेग की बात करूँ तो मैं एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में संकारक मानूंगा तो पी कैप हो जाएगा और पी कैप के लिए मान क्या रखोगे माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, ठीक है। ये क्वांटम के अंदर होता है। दूसरी बात करूं मैं एक्स के अनुदेश तो इधर पी एक्स उधर पी एक्स की जगह मान रख दोगे माइनस आएगा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से वाई और जेड हो जाएगा आपका। अब अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी के लिए यहाँ पे जो संकारक होता है, एनर्जी के लिए क्वांटम के अंदर जो संकारक होता है वो आपके एक नहीं दो नहीं कई होते हैं। तो अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में लिखूं, अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में लिखूं तो टी के रेस्पेक्ट में आपका जो संकारक होता है वो संकारक होता है एनर्जी के लिए, ये होता है आपका आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। एनर्जी के लिए जो आपका संकारक होगा उस संकारक के लिए वैल्यू क्या होगी इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल।
कैप लगाने का मतलब लगा सकते हो, संकारक की बात करो मतलब कैप तो आपका आई जाएगा। तो संकारक एनर्जी के लिए ये लोग अगर एनर्जी के लिए निकाल रहे हो प्रत्याशा मान, तो इधर ई कैप के लिए मान क्या जाएगा आयोडाइज का सोडियम अपॉन डेल्टा, एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा। दूसरा एनर्जी के लिए मैं बात करूं, दूसरा अगर फॉर्मूला हम एनर्जी के लिए निकालते हैं तो एक फॉर्मूला आपका बनता है माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m स्क्वायर डेल स्क्वायर इक्वल टू एच प्लस डेल स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ पे आपका दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा एनर्जी के लिए, यानी संकारक की मैं बात करूँ तो दूसरा फॉर्मूला इस संकारक के आधार पर बनाओगे माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, माइनस तो पूरा इस तरीके से माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये डेल स्क्वायर हो गया जिसको हम बोलते हैं लाप्लासियन संकारक, और ये हो गया आपका b जिसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा बन जाएगी, ये स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों में होती है, यहाँ पे ऊर्जा के बराबर होती है। तो इस फॉर्मूले को आप निकाल भी सकते हैं। क्या होता है आपका ये होता है p स्क्वायर अपॉन 2m, गतिज ऊर्जा को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये आपका v हो जाएगा जिसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे v हो आप मान सकते हो इसको, ठीक है। p की जगह अगर बात करूं तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, p की जगह क्या लिख सकते हैं ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो गया आयोडा एच क्रॉस डेल का होल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस माइनस का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस कर दें। एच क्रॉस करूंगा, एच क्रॉस का स्क्वायर करूंगा, एच क्रॉस आ जाएगा डेल का स्क्वायर करूंगा, डेल स्क्वायर है ना। और इस आयोटा का फिर मैं स्क्वायर करूंगा तो आयोटा स्क्वायर वापस से क्या बन जाएगा आपका माइनस डेल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपकी माइनस की वैल्यू अपॉन में आ जाएगा 2m और साथ में आपका v। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इसको निकाल भी सकते हो। तो सिंपल सी बात की हमने यहाँ पे कि प्रत्याशा मान अगर मैं बोलूँ तो प्रत्याशा मान का अर्थ ले सकता हूँ यहाँ पे कि एक एवरेज वैल्यू हम इसको कह सकते हैं, एक औसत मान हम कह सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अंदर जब भी आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे, प्रत्याशा मान निकालोगे किसी भी गतिकीय चर का, तो उसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा ये बनेगा, है ना। एक अगर आपको कोई गतिकीय चर है उसके संगत क्या है संकारक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज ए इक्वल टू ये वाला मान बन जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू का प्रत्याशा मान का। अब इस प्रत्याशा मान को आप किसी भी गतिकीय चर के लिए डिफाइन कर सकते हो। स्थिति के लिए अगर ले रहे आर वेक्टर यहाँ पे यूज करोगे तो आर कैप आपका संकारक बन जाएगा। अगर आप तीनों अक्षों के अनुदिश ले रहे हो, ठीक है, स्थिति के लिए संकारक हो जाएंगे आपके एक्स के अनुदिश एक्स कैप, वाई के अनुदिश वाई कैप, जेड के अनुदिश जेड कैप। सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं संवेग की बात करूँ तो पी वेक्टर होगा, और पी वेक्टर यहाँ पे संकारक के रूप में क्या होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल वेक्टर, तो वो यूज कर लोगे यहाँ पे वेक्टर को हटाकर कैप लगा देना, बस इतना सा करना है। और कैप तो मतलब संकारक ही है। दूसरी बात करूँगा पी एक्स पी वाई पी जेड, तो यहाँ पे पी एक्स के लिए आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, वाई के अनुदेश डेल अपॉन डेल वाई, जेड के अनुदेश डेल अपॉन डेल जेड, इतना सा काम करना है। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो टी के रेस्पेक्ट में आपका आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। अगर मैं यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का टोटल लिख के लिखूँ तो हो जाएगा आपका माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस का v, क्या एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा संकारक के रूप में। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको प्रत्याशा मान के रूप में डिफाइन करनी है। अब मैं कुछ
न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको, जिसके आधार पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जब तक आप लोग 1-2 न्यूमेरिकल करोगे तब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल बन जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1.5 नंबर के अंदर भी पूछ लिया जाता है, और बड़ा क्वेश्चन बना के दे तो बड़ा भी आपका बन सकता है। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू अभी पढ़ी पितासा मान, उसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे जो x का मान है वो 0 भी है और 0 से बड़ा भी। दूसरा मान आपका a से छोटा x का मान है और a के बराबर भी है, मतलब लिमिट जो लेनी है इंटीग्रेशन की वो क्या लेनी है, 0 to a लेनी है। ये तो क्लियर हो गया आपका इस डिब्बे वाले राशि से। दूसरा आपको दे रखा है साइन का मान, वो दे रखा है √2/a साइन πx अपॉन स्मॉल a, ठीक है, ये दिया हुआ। और आपको उससे पूछा हुआ है कि अगर ये चीज आपको दी हुई हो तो आप इस तरंग फलन के लिए क्या निकालोगे, स्थिति और समय के लिए प्रत्याशा मान निकालोगे। स्थिति और समय स्थिति और समय के लिए क्या निकालोगे, प्रत्याशा मान निकालोगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे। तो फॉर्मूला पता हो तो यहाँ पे निकालोगे। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे कि मैंने फॉर्मूले में जो वैल्यू लिखाई थी हर के अंदर, उस हर वाली वैल्यू को क्या करना है, हमको 1 करना है। पहले तो वो चेक करना है, अगर वो हो रहा है तो ही हम आगे करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेंगे यहाँ पे साइन और साइन स्टार, और इसका फिर इंटीग्रेशन कहाँ से आता है, से a तक, ठीक है। तो यहाँ पे आयता तो है नहीं, मतलब मान आपका क्या होगा, सेम रहेगा। अगर आयता होता तो साइन स्टार में आपका क्या होता, अलग अलग होता। तो यहाँ पे मैं बात करूँ साइन तो साइन स्टार सेम चीज रहेगी, दोनों का स्टार मान सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 2/a साइन स्क्वायर πx अपॉन a और साथ में d, और इसको मैंने मान लिया 2/a, तो ये हो जाएगा अपना 0 to a साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर πx अपॉन a d, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सिंपल करना है आपको, तो cos टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। cos टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, cos टू थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2, ठीक है। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो हमने क्या किया, cos थीटा वाला cos टू थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया, यानी ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 2 को इधर लिख लिया, cos को इधर लिख लिया, और साइन स्क्वायर का मान करो और माइनस cos टू थीटा आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैंने कर दिया cos थीटा
ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, साइन स्क्वायर था, इस साइन स्क्वायर को हमने इंटीग्रेशन L1 माइनस cos के अंदर चेंज कर लिया, 2 बाहर आएगा तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ये 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a 0 to a 1b माइनस 0 to b cos 2 pi x अपॉन a और आपका b। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे a आएगा, इसका इंटीग्रेशन करके देखो 2 थीटा cos का हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का cos का साइन होता है माइनस के अंदर आके, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 pi x अपॉन b और ये जाएगा 2 pi अपॉन b बदल करोगे 0 से a। ठीक है, ये तो हो जाएगा, इसको सिंपल किया तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका ये बराबर cos का साइन हो गया 2 pi x और 2 pi a नीचे आ जाएगा, जो समाकलन कर दो, समाकलन में तो क्वेश्चन वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे मान रखिए देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 sin 0 1 0 होता है और a अगर यहाँ पे रखो तो ये हो जाएगा आपका 0 इधर 0 रहेगा, यहाँ पे रखूंगा ये सही कैंसिल हो जाएगा आपका, और sin 2 pi का मान 0 होता है ना, cos 2 pi का मान होता है 1 और माइनस में और ये होता है आपका 0, तो sin 2 pi आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा मान 0 यहाँ पे आएगा, a से ले गया बच जाएगा आपका मान, यानी कि पूरा का पूरा जो मान होगा, ये जो इंटीग्रेशन वाला मान होगा, यानी कि हर के अंदर जो कितना सा मान होगा, उस हर के कितना सा मान के अंदर जो हर वाली वैल्यू होगी उसका मान क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, एक आपका कैलकुलेशन करना है, अगर यहाँ पे आयोटा होता तो यहाँ पे वैल्यू जो होती है वो आपकी नेगेटिव साइन के साथ बदलती है, बट यहाँ पे आयोटा नहीं है तो साइन और साइन स्टार दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे, तो स्क्वायर के ऊपर मैंने लिख दिया दोनों को। अब जो भी करना है इंटीग्रेशन करना, आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है मैथ के अंदर, तो इंटीग्रेशन करना फॉर्मूला लगा के, ठीक है, और जो आंसर आ रहा है वो आपका बताना है। तो मतलब होंगे हमारे पास जब भी हम स्थिति और समय की बात करेंगे पैसा मान के लिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो हर वाली वैल्यू तो आपकी 1 होगी सीधी सीधी, ये तो हमने कैलकुलेशन करके हमें बता दिया। अब आपका फॉर्मूला क्या था, ठीक है, तो सबसे पहले बात करें स्थिति के लिए, स्थिति के लिए बात कर रहे हैं, और स्थिति के लिए 3 चीजें हो सकती है आपकी, या तो आर के अनुदेश हो सकता है या फिर एक्स वाई के अनुदेश हो सकता है। अब यहाँ पे लिखा है एक्स, तो एक्स के लिए मान निकालना है, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है, और ये आपका साइन का साइन डी। अब ये वाला मान तो निकाल चुके हैं, जो आपका क्या है इससे बड़ा करना है, ये वाला मान, तो इसको कैलकुलेट करना नहीं है आपको, वहां पे कैलकुलेट करनी है, सीधे यहाँ पे मान करने तो भी के इतना सा मान चाहिए। अब इसके अंदर वापस मान रखो साइन स्टार, ये हो गया √2 में आपका साइन पाई एक्स अपॉन इनटू एक्स, और ये हो जाएगा साइन 2 साइन पाई एक्स अपॉन ठीक है। जैसे जैसे हमारा फॉर्मूला करा है वैसे वैसे मान लो, पहले से ये था साइज स्टार, ये हो गया पूरा साइज स्टार, ये हो गया पूरा साइज स्टार वहां से निकालोगे आयोटा है तो सेम वैल्यू होगी। फिर आपका एक्स, तो एक्स रख दिया मैंने, फिर क्या होता है साइन, तो साइन रख दिया आपका ये पूरा है ना, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to a के बीच में, तो ये हो गया 0 to a, ये हो जाएगा 2/a और साथ में आपका x sin स्क्वायर पाई x अपॉन, और इसके इंटीग्रेशन v है तो v मतलब x है
है ना। वहाँ पे भी जब हमने किया था तो बी लिखा हुआ था, मैंने उस बी की जगह पर एक्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाला मान है, अगर बी होता मतलब एक्स वाई का 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग इसकी जगह पे फॉर्मूला बनाना चाहोगे, डी एक्स कर देते और जो मैंने इससे पहले बताया था उसमें मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया था, तो वो भी आपका डी एक्स हो जाएगा। मतलब एक्स की बात की जा रही है तो सब जगह पे आपका एक्स होगा। इंटीग्रेशन भी करोगे तो किसके सापेक्ष करोगे, एक्स के सापेक्ष। अगर वाई होता तो वाई के सापेक्ष कर दें, अगर बी होता तो बी के सापेक्ष कर दें। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, और जो मान है वो आप लोगों को किसके रूप में मिल जाएगी, 10,000 के रूप में मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन तो आप लोगों को आता है, तो इस तरीके से आपको करना है। सेम चीज आपका किसके लिए हो जाएगा, सब में के लिए हो जाएगा। तो सब में ये वाला मान तो निकाल लीजिए, सीधा सीधा इसका मान हो जाएगा px का, और px क्या होता है मुझे, px होता है माइनस का हाफ का एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स। कहने का मतलब पहले आप साइन का करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन, और जो मान आएगा उसको साइन के साथ मल्टीप्लाई करके ये चीज तो बाहर आ जाएगी और फिर कैलकुलेशन करोगे। तो प्रत्याशा मान का बेसिक जो है वो यही है कि हमको सबसे पहले तो हर का मान चेक करना है, 1 है या नहीं है। अगर 1 होता है तो आप आगे उस चीज को सोल्व करोगे, ठीक है, और 1 मिलेगा। ज्यादातर केसों के अंदर आपको 1 मिलेगा। दूसरी बात हम करें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो पता हो गया होगा, फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा वो भी आप लोग पढ़ के आए हो, खूब मैथ के अंदर पढ़ा हुआ आपने बहुत। और ये बात करें हमने प्रत्याशा मान की। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ थ्योरम और आती है आपकी जो कि इंपॉर्टेंट है, एरेनफेस्ट थ्योरम, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब है। एरेनफेस्ट थ्योरम यहाँ पे आपकी आएंगी, और ये 2 पार्ट में है, मतलब इसके 2 थ्योरम कह सकते हैं, पहला थ्योरम और सेकंड थ्योरम। फर्स्ट और सेकंड जो थ्योरम आपको यहाँ पे पढ़नी है। पहली वाली जो थ्योरम है थोड़ी सी लेंथी है, और सेकंड वाली जो थ्योरम है वो थोड़ी सी कम लेंथी है, बट पढ़नी दोनों है, क्योंकि दोनों ही आपके एग्जाम के अंदर रिपीट होती रहती है। एक बार इसको फर्स्ट को पूछ लिया तो अगली बार सेकंड को पूछ लेगा, ठीक है। तो हमने संकारक के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपकी हर्मिटियन संकारक, और उसके बाद में हर्मिटियन संकारक की जो थ्योरम, और फिर प्रत्याशा मत। थर्ड चीज की हम बात करें तो एरेनफेस्ट थ्योरम है। इसके बाद में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन और बचती है, तो हमारा लगभग ये यूनिट जो है 50% हो जाएगा अगर हम ये दोनों चीजें हम पढ़ लेंगे, एक तो एरेनफेस्ट थ्योरम और कुछ डेफिनेशन और। फिर आपका आता है यहाँ पे कृष्णिका विकिरण, प्लांक सिद्धांत, रेले जीन सिद्धांत, मतलब जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था थर्मो के अंदर, वो चीजें कुछ एक्स्ट्रा बन के आती है क्वांटम के अंदर। तो वो चीजें धीरे धीरे जैसे आपका टॉपिक होता जाएगा वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो जितना पढ़ा दिया वो सारी चीजें आप पढ़ते रहो, रिपीट करते रहो, रिविजन करते रहो उनका, और जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।